जय हिंद दोस्तों, स्टडी नाउन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें इलेक्शन हुए। तो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें भी इलेक्शन हुए। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिलिमिटेशन होता क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं। जैसे टर्म डिलिमिट बोलती है कि किसी चीज की बाउंड्रीज को डिलिमिट करना। ठीक है, वैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है जो क्या करता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं उनकी बाउंड्रीज को डिलिमिट करता है, रिड्रॉन करता है। ठीक है, वो कौन होता है? डिलिमिटेशन कमीशन करने वाला। उसके बाद अगर हम बात करें इनके कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल हैं जो किससे डील करते हैं, डिलिमिटेशन। ठीक है, आर्टिकल 82 जो सेंटर के लिए, यूनियन के लिए, जो क्या बोलता है, पार्लियामेंट क्या करेगा, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाएगा हर एक सेंसस के बाद। ठीक है, आर्टिकल 82 बोलता है। आर्टिकल 170 बोलता है कि स्टेट क्या करेगा, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाएगा हर एक सेंसस के बाद। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल है जो डील करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के साथ। तो ये होगी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो इनके कंपोजिशन में 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पहला कौन होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। और इसके अलावा 2 और मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा 2 और मेंबर्स होते हैं। पहला जो मेंबर होता है वो कौन होता है, वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और तीसरे मेंबर कौन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब ये किस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये उसी स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे जिस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज या लोकसभा सीट्स को डिलिमिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी कंपोजिशन, यानी कि 3 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन जो रिटायर जज होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उसके अलावा जो दूसरे मेंबर होते हैं वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, और जो तीसरे मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जिस भी स्टेट की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिनको डिलिमिट किया जाएगा उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, उसके बाद बात कर लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये काम कर लेता है किसके कोलैबोरेशन में, इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन में। रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, रिपोर्ट की हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सी रिपोर्ट है, जो अभी जेएंडके में डिलिमिटेशन कमीशन हुआ उसकी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हम बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारे इंडिया में कितनी बार बनाया गया। ठीक है, तो कितनी बार बनाया गया, देखिए देख लीजिए यहाँ पे 4 बार बनाया गया। ठीक है, कब कब बनाया गया, पहले बात करूं तो 1953, सॉरी, तो 4 बार बनाया गया। पहले बात करूं 1952, दूसरी बात करूं 1963, तीसरा कब था 1973, चौथा कब था 2002। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आर्टिकल्स 82 और आर्टिकल 170 में लिखा था पार्लियामेंट क्या करेगा, पहले एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगा जिसके अंडर क्या किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन को चुना जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर ये डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार बना तो इनके पीछे के जो एक्ट हैं वो कौन से हैं। पहली बार जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है 1952 का, उसके अंडर डिलिमिटेशन कमीशन कब 1952 का चुना गया। वैसे ही सेम 1962 का डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट था, उसके अंडर ये डिलिमिटेशन कमीशन 1963 का चुना गया। वैसे ही 1972 का एक्ट, सॉरी 1972 का एक्ट था जिसके अंडर 1973 का डिलिमिटेशन कमीशन चुना गया। और 2002 का ही डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है जिसके अंडर 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन को चुना गया। ठीक है, अब ये देख लीजिए, लर्न करना भी बहुत आसान है। ठीक है, सेम लगभग सेम ईयर्स में एक्ट भी लाए गए हैं। ठीक है, 2 बीच वाले जो एक्ट्स हैं वो 1 ईयर पहले लाए गए। ठीक है, तो अभी तक 4 बार जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको बनाया गया इंडिया में, तो ये था। ठीक है, अब सर बात कर लेते हैं कि जैसे हमने बोला था कि पार्लियामेंट क्या करेगा सॉरी, पार्लियामेंट क्या करेगा,
डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा हर एक सेंसस के बाद। तो सर सेंसस 4 बार हुआ है? नहीं, सेंसस 4 बार नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार बना है। इसके पीछे का रीजन है, रीजन क्यों है या रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्या हुआ था जब 1973 का डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसके बाद क्या इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसके कंट्रोल के लिए कुछ मेजर्स, कुछ इनिशिएटिव सरकार ने लिए। तो जो हमारी साउदर्न स्टेट्स थी उन्होंने क्या किया, इफेक्टिवली उन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया। नॉर्दर्न स्टेट्स का इतना कुछ योगदान नहीं रहा पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, जिससे क्या हुआ, जो हमारे साउदर्न स्टेट्स थी उनका नुकसान हुआ। अब नुकसान कैसे हुआ? पॉपुलेशन कम होने की वजह से नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि पहले क्या किया जाता है, जो डिलिमिटेशन किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है? वो किया जाता है हमारी पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो पॉपुलेशन जिस स्टेट की कम, उस स्टेट का उतना ही रिप्रेजेंटेशन कम होगा। जैसे लोकसभा में बात करें तो अगर जैसे केरला की अगर हम बात करें, सपोज करो इसके 10 लोग हैं, और वैसे ही हम यूपी की बात करते हैं, इनके 100 लोग हैं, ठीक है। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन होता था पॉपुलेशन के बेस पे होता था, यानी कि 10 लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही बात करें तो इनके 10 रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, इनके 1 रिप्रेजेंटेटिव। इस वजह से फिर क्या किया गया, इन्होंने बोला कि ये तो हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, हमें नुकसान हो रहा है। क्यों? हमारी एक तो हमने मेजर्स लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ऊपर से हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो फिर क्या किया गया, एक अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट, कब? 1976 में। कौन सी अमेंडमेंट? अमेंडमेंट 42, जिसमें क्या बोला गया, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको 2001 तक पहले फ्रीज किया जाएगा। फिर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 का बना। उसके बाद फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी शायद 82 2002 की, जिसमें फिर से फ्रीज किया गया डिलिमिटेशन कमीशन को, कब तक? 2026 तक, ठीक है। अब सर 2026 फिर जेएंडके का कैसा बना? तो जेएंडके का डिलिमिटेशन कमीशन के बनाने के पीछे का रीजन दिया गया, क्या रीजन दिया गया? क्योंकि अभी क्या आया था जेएंडके में, जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, जिसके अंडर क्या हुआ था, हमारा जो जेएंडके स्टेट थी उसको 2 यूटीज में तोड़ा गया, जो लद्दाख था और दूसरी हमारा जेएंडके था, ठीक है। वो तोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फर्क आया। क्यों? क्योंकि जो लद्दाख की 4 सीट्स थी वो लद्दाख यूटी में चली गई। तो हमारी टोटल सीट्स कितनी थी? 111, जिसमें से 107 सीट्स बची। फिर इन्होंने कहा जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, उनको क्या किया जाएगा? रिड्रॉन किया जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अभी इलेक्शन करवाने हैं, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात कर लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। जैसे मैंने बोला ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको एक बार। फिर मैंने कंपोजिशन की बात की, तो कंपोजिशन में क्या होगा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और जो भी जिस भी स्टेट में डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाएगा उस स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये 3 इनकी कंपोजिशन, ठीक है। फिर मैंने बात की जेएंडके की। अब जेएंडके का जो डिलिमिटेशन कमीशन है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने जैसे कि बात की जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, कब आया? 5 अगस्त को जो राज्यसभा में पेश किया गया, पास हुआ। किसने किया था? अमित शाह जी ने। क्वेश्चन आया जीकेएसएसपी में। उसके बाद 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया, पास हुआ। 9 अगस्त को क्या हो गया? 9 अगस्त 2019 प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, ठीक है। फिर ये जो बिल था वो एक्ट में बदल गया, और एक्ट बदलने के बाद जब 31 अक्टूबर था, इंप्लीमेंटेशन हुई। हमारी जो स्टेट थी उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक लद्दाख, एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जिनको यूटी बना दिया गया, ठीक है। फिर क्या किया गया? फिर लाया गया डिलिमिटेशन कमीशन, किसके लिए? जेएंडके के लिए, ठीक है। इसकी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको रिड्रॉन करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर, जो जेएंडके में कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया? जैसे हमने इंडिया में डिस्कस किया 4 बार हुआ है, सेम वैसे ही हम जेएंडके में डिस्कस कर लेते कि डिलिमिटेशन कितनी बार बना। इससे पहले 3 बार बना था, अभी जो बना वो कौन सी बार बना? चौथी बार बना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला कब बना था?
1963 में पहला डिलिमिटेशन कमीशन जे का 1963 में, दूसरा बना था 1973 में, तीसरा बना था 1995 में, चौथा जो अब की बार बना 2020 में। ठीक है, और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनते थे वो किस बेस पे बनते थे? वो बनते थे जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 का। ठीक है, इस बेसिस पे ये डिलिमिटेशन कमीशन बनते थे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम किसकी? डिलिमिटेशन कमीशन की। ठीक है, तो सर ये बना कब था? ठीक है, 6 मार्च 2020 में। ठीक है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पब्लिश की थी? 5 मई 2022 में। ठीक है, और जो पॉपुलेशन की बेस ली गई किसके लिए? डिलिमिटेशन कमीशन जे के लिए, वो कौन सी ली गई? जो 2011 का सेंसस हुआ था। ठीक है, हाँ, उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो कंपोजिशन होती है उसके 3 मेंबर्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं ये 3 मेंबर्स कौन थे। ठीक है, एक तो जो मैंने बोला जो चेयरपर्सन होते हैं इसके, देख लीजिए ये जो चेयरपर्सन थे इसके वो कौन थे? रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन थी? रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, जो क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो ये थे चेयरपर्सन जो डिलिमिटेशन कमीशन जे का बना, चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई जी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुशील चंद्रा जी, ये इसके सेकंड मेंबर बने। और इसके साथ साथ जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर थे के शर्मा जी, वो इसके तीसरे मेंबर बने। ठीक है, तो ये हो गया 3 मेंबर की कंपोजिशन। तो फिर सर ये नीचे क्या लिखा है? देखिए, इसके साथ साथ क्या किया गया? 5 और एसोसिएट मेंबर जोड़े गए। डिलिमिटेशन कमीशन जे की बात हो रही है, इसमें 5 और मेंबर जोड़े गए। कौन कौन से थे वो? तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे। ठीक है, वो 5, उनके नाम क्या है? एक तो फारूक अब्दुल्ला जी, हुसैन मसूदी जी, मोहम्मद अकबर लोन जी, उसके बाद जुगल किशोर जी और जतिंदर सिंह जी। ठीक है, इनको एज अ एसोसिएट मेंबर इस डिलिमिटेशन कमीशन का बनाया गया। ठीक है, फिर बात आती है सर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स थे, क्या इनका कोई रोल था? ये वोट कर सकते थे उस रिपोर्ट के लिए? तो नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट याद रख लेना कि ये जो एसोसिएट मेंबर थे इनको कोई राइट टू वोट नहीं था। अब सर ये जो वोट है ये कहाँ पे किया जाता है? इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी रिपोर्ट कैसे बनती है। पहले तो रिपोर्ट कैसे बनती है? जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो पहले एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाती है, ड्राफ्ट प्रपोजल। ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, बात कर लेते हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल, ठीक है, ड्राफ्ट प्रपोजल जिसको पब्लिश किया जाता है पहले का, जो सेंटर गवर्नमेंट का जो अपना ऑफिशियल न्यूज़पेपर होता है, ठीक, वहां किया जाता है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट का अपना ऑफिशियल न्यूज़पेपर जो होता है, उसके साथ साथ जो स्टेट होती है जिसका डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, उस स्टेट के दो अपनी लैंग्वेज के जो 2 न्यूज़पेपर है उनमें भी उसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर, कौन से होंगे? उस स्टेट के अपने लैंग्वेज के कोई 2 न्यूज़पेपर, उनमें भी इसको क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट प्रपोजल है। उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है इसमें? अगर तीसरे स्टेप की बात करूं तो फिर क्या किया जाता है? पब्लिक की राय ली जाती है। ठीक है, पब्लिक की फीडबैक ली जाती है। ठीक, पब्लिक की फीडबैक लेने के बाद फिर क्या किया जाता है? इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, एक बात और की जो पब्लिक की फीडबैक्स होती है वो इनके लिए मानना, किसके लिए? जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनके लिए मानना जरूरी नहीं होता है। क्यों? एक बात और याद रख लेना, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और जो पब्लिक फीडबैक होती है वो इनके लिए मानना जरूरी नहीं है। ठीक है,
पब्लिक फीडबैक लेने के बाद ये क्या करते हैं, फाइनल ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो तैयार करते हैं। उसके बाद वो क्या, प्रेसिडेंट जी उसको साइन कर देते हैं और बोलते हैं कि ये कब से इंप्लीमेंटेशन इसकी होगी। लेकिन जो प्रेसिडेंट जी हैं वो क्या करते हैं, साइन करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कंपोजिशन जो मैं बात कर रहा था डिलिमिटेशन कमीशन के कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन मैंने बोला था तीन मेंबर्स होते हैं, एक रिटायर्ड जज होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे इंडिया के, और दूसरे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो मेंबर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करता है इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, जो किसने बनाया, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन की। वैसे ही मैंने बात कर रहा था स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो कंपोजिशन थी। ठीक है, कंपोजिशन की हमने बात की, कौन कौन मेंबर्स थे। उसके बाद जो 5 पार्लियामेंट मेंबर्स थे, इनको राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि रिपोर्ट कैसे पब्लिश की जाती है। पब्लिश होने से पहले वो क्या क्या होता है, एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया जाता है, उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, फिर पब्लिक की फीडबैक ली जाती है, उसके बाद एक फाइनल प्रपोजल बनाया जाता है, जिसको बाद में जो प्रेसिडेंट साहब है वो साइन कर लेते हैं। ठीक है, और बोला जाता है कि कब से उसको इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जे एंड के डिलिमिटेशन कमीशन जो हुआ था उसने क्या चेंजेस लाई, यानी कि रिपोर्ट की बात कर लेते हैं डिलिमिटेशन। हमने देखा कंपोजिशन देख ली, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल बेस देख लिए, फिर हमने देखा कि जे एंड के में कौन कौन मेंबर्स थे डिलिमिटेशन कमीशन के। फिर अब हम बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये डिलिमिटेशन कमीशन के आने से पहले का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन के आने से पहले का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन आया 2019 में। ठीक है, उससे पहले ये तीनों प्रोविंस थे जे एंड के स्टेट के। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये अलग यूटी बन गई। ठीक है, सेपरेट यूटी बन गई। फिर हमारे पास क्या बचा, ये यानी कि 2 प्रोविंसेस बचे, जिसमें कौन कौन आता है, कश्मीर आता है और जम्मू आता है। ठीक है, फिर इनके लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की बात करें तो कश्मीर की कितनी सीट्स थी, 46, और जो जम्मू थी उनकी कितनी सीट्स थी, 37। ठीक है, ये रिऑर्गेनाइजेशन के बाद और डिलिमिटेशन कमीशन से पहले की चीज बता रहा हूं। और साथ में पीओके की भी कितनी सीट्स थी, 24। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास सीट्स कितनी बनती थी, ये 107। ठीक है, 107 क्यों, क्योंकि पहले 111 थी, 4 लद्दाख, मतलब लद्दाख चला गया। ठीक है, तो 4 सीट्स वो चली गई, उसके बाद हमारे पास बचा ये। फिर आया डिलिमिटेशन कमीशन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट लाई। ठीक है, जिसमें क्या किया गया, 7 नई लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जोड़ा गया। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की, कश्मीर 46 पहले की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू 37, पीओके 24। ठीक है, टोटल 107। ठीक है, अब रिपोर्ट आई किसकी, डिलिमिटेशन कमीशन की, जिन्होंने क्या किया, 7 नई सीट्स जोड़ी, जिसमें कश्मीर प्रोविंस के लिए 1 सीट, जम्मू प्रोविंस के लिए 6 सीट, 7 सीट्स, यानी कि जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1। ठीक है, तो अब टोटल सीट्स की बात कर लेते, कश्मीर की कितनी हो गई, 47, और जम्मू की कितनी हो गई, 43। ठीक है, टोटल बन गया कितना, 90, और साथ में जो पीओके की 24 सीट्स थी, अब टोटल बन गया 104। ठीक है, तो जो डिलिमिटेशन कमीशन जे एंड के था, उनका पहला जो उनकी जो रिपोर्ट थी, उसका जो पहला पहला प्रोविजन था या पहली चीज थी, उन्होंने क्या किया, 7 सीट्स जोड़ी, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे प्रोविजन की बात करें तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला, उन्होंने किस पे बात की, रिजर्वेशन पे। किस पे, रिजर्वेशन किसकी, एससीज एंड एसटीज। ठीक है,
अब क्या किया गया, इन सीट्स में कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखी गई, किसके लिए, एसटीज के लिए, एससीज के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पाए हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब सर कितनी सीट्स रखी गई, तो एससी और एसटी के लिए टोटल मिला के 16 सीट्स को रिजर्व रखा गया। ठीक है, अब फिर फर्दर ब्रेकअप की बात करें तो एससी के लिए 7 सीट्स रखी गई और एसटी के लिए 9 सीट्स रखी गई, टोटल मिला के 16। और ये रिजर्वेशन जो थी उन्होंने रिकमेंड की, ठीक है, किसने की, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो जेएंडके का इस बार हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज की डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा, तीसरी चीज क्या बोली, कि जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स है, कश्मीरी हिंदूज है, उनकी भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कहां पे, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि इनकी भी जो 2 सीट्स है वो रखी जाएंगी, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसकी, कश्मीरी माइग्रेंट्स की। ठीक है, तो ये 3 चीजें किसने बोली, डिलिमिटेशन कमीशन जो जेएंडके का बना, उन्होंने ये 3 चीजेस लाई हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, उसके बारे में उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लोकसभा की सीट्स की। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस जो है इन्होंने किसमें लाई, हमारी जो लोकसभा की सीट्स थी। ठीक है, अब वो क्या चेंजेस है मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हमारे 5 जो लोकसभा सीट्स है हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। ठीक है, एक आ गया बारामूला, दूसरा श्रीनगर, तीसरा अनंतनाग राजौरी, चौथा जम्मू और 5वां उधमपुर। ठीक है, अनंतनाग राजौरी क्यों लिखा हुआ है अभी बताता हूं। ठीक, अब देख लो, ये 5 सीट थी, चेंज क्या की गई, ये जो जम्मू है, जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, ये जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट देखा आपने और इसके साथ साथ पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दोनों किसके पार्ट हैं, ये जम्मू प्रोविंस के। ठीक है, यानी कि जो पीर पंजाल रेंज जम्मू में आती है उसके पार्ट है ये। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या चेंज लाई, जम्मू का ये वाले 2 डिस्ट्रिक्ट निकाल के कहां पे, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जोड़ दिए, किसके साथ, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ। ठीक है, एक तो ये चेंज लाई गई, और दूसरी एक और चेंज थी, इधर क्या था, श्रीनगर में कुछ शिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, जिनको निकाल के कहां डाला गया, बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, तो जो लोकसभा की जो सीट्स थी, ठीक है, उनमें क्या चेंजेस लाई गई, तो ये 2 चेंजेस थी जो इनमें लाई गई। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, डिस्कस क्या किया हमने, रिपोर्ट डिस्कस की डिलिमिटेशन कमीशन के। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चेंजेस लाई गई, 7 न्यू सीट्स ऐड की गई, रिजर्वेशन दी गई एससी एसटीज को, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के भी 2 जो सीट्स थी वो भी रखी गई, कहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुछ थोड़ी चेंजेस लाई, जैसे पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, पहले किससे था, हमारे जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ। उसके साथ साथ जो श्रीनगर में कुछ शिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे उनको कहां जोड़ा गया, हमारे बारामूला के साथ। ठीक है, तो हमने इसके बारे में लगभग सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, डिलिमिटेशन होता क्या, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या होते हैं, उसके बारे में, उसके बाद उसके कंपोजिशन क्या होती है, और वो जो कंपोजिशन में जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनकी रिपोर्ट कैसे होती है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो धन्यवाद।